Hello everyone, myself Rishabh Chauhan. Welcome back to my YouTube channel. So we are today discuss about acid equivalent and basic equivalent. आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिक इक्विवेलेंट. बट हम एसिड एंड बेसिक इक्विवेलेंट पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे फर्टिलाइजर के बारे में. तब आप इजिली अंडरस्टैंड हो सकते हो इस टॉपिक से अगर आपको फर्टिलाइजर के बारे में प्रॉपर्ली पता होगा. फर्टिलाइजर के बारे में इतना तो सबको पता है कि ये फर्टिलाइजर होता क्या है. इसको हम खाद बोलते हैं या हिंदी में हम इसको प्रॉपर्ली उर्वरक भी बोलते हैं. हम इसका क्या करते हैं अपने फील्ड के अंदर हम अपने फर्टिलाइजर को खाद को गेरते हैं. और बट इस फर्टिलाइजर का जितना हमको बेनिफिट मिलता है कुछ उसका हमें हार्मफुल भी मिलता है. जैसे कि हमारे मेनली टू टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं. एक हमारा एसिडिक होता है और हमारा बेसिक फर्टिलाइजर होता है. एसिडिक एंड बेसिक. जो हमारा एसिडिक फर्टिलाइजर होता है वो बेसिक फर्टिलाइजर होता है. हम यहाँ न्यूट्रल फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ प्रॉब्लमेटिक की बात करेंगे. प्रॉब्लमेटिक में हमारे दो ही तरह के होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे एसिडिक एंड बेसिक. ठीक है. जो हमारे एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं वे हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं और जो हमारे बेसिसिटी वाले फर्टिलाइजर होते हैं वे हमारे बेसिक नेचर के होते हैं. यानी कि ये फर्टिलाइजर हमारा क्या कोज करते हैं, ये हमारा इस तरह से कोज करते हैं कि जो हम एसिडिक फर्टिलाइजर होता है हमारा, हम क्या करते हैं उसको अपने फील्ड में हम प्रॉपर्ली अपने एसिडिक फर्टिलाइजर को घेरेंगे. जो हमारे यूरिया टाइप होते हैं सारे एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं. इनको हम क्या करेंगे अपने फील्ड में घेरते हैं. घेरने से क्या होता है जितना हमें बेनिफिट मिलता है उतनी ही उसकी फील्ड की हमारी एसिडिटी भी बढ़ जाती है. जब हमारा एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उसका पीएच डिसेबल हो जाएगा. यानी कि जितना वो पहले था अब उतना नहीं रह पाएगा, वो ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी. फिर हमारी क्रॉप प्रॉपर ग्रो नहीं हो सकती. तो इसका ये हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है इसका कि ये हमारा इसका एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है कि ये एसिडिटी कर देती है ज्यादा और ये बेसिडिटी प्रोड्यूस कर देती है हमारी फील्ड के अंदर. और जितना हमारा फर्टिलाइजर एसिडिक होगा उसका एसिडिक इक्विवेलेंट भी उतना ज्यादा होगा. जितना हमारा बेसिसिटी फर्टिलाइजर की जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा बेसिक इक्विवेलेंट भी ज्यादा होगा. बस हमें फर्टिलाइजर के बारे में इतना ही पढ़ना था कि हमारे ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा एसिडिक, एक होता है बेसिक फर्टिलाइजर. ये हमारा एसिडिटी प्रोड्यूस करता है सोइल के अंदर और ये हमारी बेसिसिटी को प्रोड्यूस करता है सोइल के अंदर. सो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक की ओर. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमारी सोइल है, हमने इसमें एसिडिक फर्टिलाइजर डाला अपने फील्ड में हमने एसिडिक फर्टिलाइजर करा. अब हमने इसको एसिडिक फर्टिलाइजर डाला और अब हम ये इसके लिए कर रहे हैं कि जिससे हम प्रॉपर्ली हम अंडरस्टैंड हो सके एसिडिक इक्विवेलेंट होता क्या है, या हम कह सकते हैं हमारा बेसिक इक्विवेलेंट होता क्या है. हम इसको प्रॉपर्ली हम इजी तरह से समझ सके एसिड एंड बेसिक इक्विवेलेंट को. अब हमारी फील्ड है, ये हमारी फील्ड है, इसमें हमने अपना एसिडिक फर्टिलाइजर डाल दिया. हमें एक क्रॉप मिल गई, उसकी यील्ड अच्छी मिल गई, कोई बात नहीं. बट उस टाइम पहले आपका पीएच सोइल का 6.5 था. उस टाइम इस पीएच के अंदर आपकी जो क्रॉप थी वो प्रॉपर ग्रो हो रही थी. बट अब फर्टिलाइजर डालने के बाद वो ही पीएच आपका सपोज करो 5.5 हो गया. अब वो यील्ड नहीं मिल पाएगा जो आपको 6.5 में मिल रहा था. अब आपका जो 5.5 हो गया उसमें तो वो आपको यील्ड मिल नहीं पाएगा. बट क्यों नहीं मिल पाएगा, ये इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो आपने अपना एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करा था उससे आपकी फील्ड में एसिडिटी प्रोड्यूस हो गई और वो ज्यादा आपकी और ज्यादा एसिडिक हो गई. अब जैसे ही आपकी ज्यादा एसिडिक हुई सोइल तो वो अपना पीएच डिसेबल कर गई. तो वही आपका अब आप क्या करोगे, आपका 5.5 पीएच हो गया तो आपको नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा. बाकी आपके जो क्रॉप थे वो तो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाएगी, प्रॉपर्ली यील्ड नहीं दे पाएगी. अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जी आप 5.5 से दोबारा 6.5 पे ले आओ. जो आप 5.5 से 6.5 की साइकिल होगी लाने की उसको ही आप एसिड इक्विवेलेंट बोलते हो. क्या बोलते हो, एसिड इक्विवेलेंट. अभी प्रॉपर्ली तरह से हम इसको समझाते हैं आपको कि आप एसिड इक्विवेलेंट को किस तरह कह सकते हो. जो एक आपकी एसिड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बनेगी, आपकी एसिड इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन बनेगी, एसिड इक्विवेलेंट की जो आपकी एक डेफिनेशन बनेगी वो आपकी ये बन सकती है कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ CaCO3 are required
for neutralize the acidic soil produce from acidic forming fertilizer। इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? बिल्कुल आसान मीनिंग है इस डेफिनेशन का कि आपने कोई एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर गिरा, यानी कि आपने वो फर्टिलाइजर गिरा जिसने आपकी फील्ड के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस करी। अब एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर गिरना जरूरी है, जिसको आपको नाइट्रोजन तो अपनी फील्ड को देना ही पड़ेगा। अब आप नाइट्रोजन दोगे अपनी फील्ड को तो वहां से आपकी फील्ड के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जब एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी पीएच डिसेबल हो जाएगा। अब आपको पीएच डिसेबल का मतलब है आपका जो पीएच ज्यादा कम हो गया, यानी 5.5 हो गया, अब आपको उसको 6.5 करना है। यानी न्यूट्रलाइज का मतलब ये 7 से नहीं है, यहाँ पर ये 7 नहीं है, ये है 6.5। यानी कि जो आपका पहला पीएच था वहां तक जो आपको लाना है, जो वैल्यू आपकी वहां तक लानी है, उसको आपको लाने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरत है? उसको आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपको चाहिए लाइम, चूना, जिससे आप अपनी फील्ड में वो पीएच दोबारा ला सकते हो। अब आपको CaCO3 की जरूरत है अपने पीएच में लाने के लिए। तो अब जो हम बात करते हैं एसिड इक्विवेलेंट की, वो आप समझ गए कि हम क्या करेंगे भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को अपनी फील्ड के अंदर डाल लेंगे और अपनी जैसी फील्ड थी इस तरह हम वही पीएच अपनी फील्ड का बना लेंगे। चलो वो भी अच्छा है कि हमने अपनी फील्ड वो डाल दी, लेकिन जितना ज्यादा यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा एसिडिटी वाला फर्टिलाइजर होगा, यानी कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन या बोल सकते हो जितना ज्यादा अमोनिया जिस फर्टिलाइजर के अंदर होगा उतनी उसकी एसिडिटी होगी। अब भैया उसकी इतनी एसिडिटी होगी उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत भी तो पड़ेगी। अब एक की एसिडिटी 148 है, एक की एसिडिटी 110 है। अब 148 को कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि एसिड इक्विवेलेंट ज्यादा चाहिए, तो अब 148 एसिड इक्विवेलेंट जो यानी कि जिसको ज्यादा चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है जिसकी एसिड इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू भी अमाउंट भी उतना ही ज्यादा लगेगा। सो हम इसको बता सकते हैं। अब आपको सब पूरा प्रॉपर्ली सब कुछ पता है कि आपका कोई एक आपके अमोनियम जैसे एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं, मैंने बताया आपको अमोनियम फर्टिलाइजर होते हैं, ये सारे फर्टिलाइजर होते हैं। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये थोड़ा स्पेसिफिक है कि जैसे कि आपका कोई अमोनिया है, अमोनिया ले लेते हैं NH4, जो आपका अमोनिया होता है सॉरी NH4 होता है, में सारे आपके क्या होते हैं, में सारे आपके एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं। और जितने भी आपके होते हैं में नाइट्रेट वाले, ये सारे क्या होते हैं आपके बेसिक होते हैं। बट आपके जो अमाइड वाले होते हैं, अमाइड वाले में आपके दो टाइप के होते हैं अमाइड। एक होता है आपका यूरिया और एक तो है आपका साइनामाइड, जिसको आप कैल्शियम साइनामाइड बोलते हो, CaCN कैल्शियम साइनामाइड है। ये थोड़ा आपका स्पेसिफिक है, आप याद रखना। जो भी जितनी भी आपके फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, अमोनिया वाले होंगे वे हमेशा एसिडिक होंगे, और जितने भी आपके नाइट्रेट वाले होंगे वे हमेशा बेसिक होंगे। और अमाइड वाले आपके दो ट्रैक होते हैं, यूरिया और एक होता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, मैंने आपको एसिड इक्विवेलेंट बताया। एसिड इक्विवेलेंट आप इजीली अंडरस्टैंड होगी कि एसिड इक्विवेलेंट क्या है। भैया आपने समझ लिया कि एसिड इक्विवेलेंट वो है कि आपने जितना भी एसिडिक फर्टिलाइजर अपने फील्ड में डाल दिया, उसके वजह से जितनी भी आपकी फील्ड में एसिडिटी बढ़ गई, यानी जितना भी आपका पीएच कम हो गया, डिसेबल हो गया, उसे एबल करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपने लाइम डाल दिया अपने फील्ड के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो आपका क्या हो गया, सही हो गया। उसको आप बोलते हो एसिड इक्विवेलेंट। बट क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं वो इधर से नहीं, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं वो एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी कि एसिड इक्विवेलेंट क्या है। वो भैया पूछता है कि आपका एसिड इक्विवेलेंट इस फर्टिलाइजर में कितना है, इस फर्टिलाइजर में कितना एसिड इक्विवेलेंट है, या दूसरे फर्टिलाइजर में कितना एसिड इक्विवेलेंट होता है। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो हम अभी आपको एसिड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बताई। अब एसिड इक्विवेलेंट सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक वो रखना पड़ेगा, एक क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होती है, आपकी होती है उसमें अनहाइड्रस अमोनिया में। अनहाइड्रस अमोनिया में होती है, वो होती है आपकी 82.5%। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, यानी कि इसके ज्यादा ही सबसे ज्यादा अमोनिया होगा, तो इसके अंदर इसका ही एसिड इक्विवेलेंट भी इसका इतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी एसिडिटी प्रोड्यूस कर देगा फील्ड के अंदर,
तो आपको भैया इतना ही कैल्शियम कार्बोनेट गिरना पड़ेगा। अब इसलिए इसका भी एसिड इक्विवेलेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अपने पहला चीज की, अनहाइड्रस अमोनिया। इसका कितना होता है 148 kg पर 100 kg फर्टिलाइजर। इस लाइन से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिख दिया है, अनहाइड्रस अमोनिया 148 kg पर 100 kg फर्टिलाइजर। भैया ये 100 जो 148 kg है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यानी कि आपका लाइम है। यानी कि ये बता रहा है आपने 100 kg का एक बैग लिया, वो किसका लिया 100 kg का बैग, इसका लिया अनहाइड्रस अमोनिया का। अब अनहाइड्रस अमोनिया लेकर आए 100 kg का बैग, उसको आपने क्या करा, अपने फील्ड के अंदर आपने उसको कर दिया, स्प्रेड कर दिया, अब घेर दिया। उसके वजह से इसके अंदर 82.5% नाइट्रोजन भी है आपकी। अब नाइट्रोजन है, अमोनिया है, अब एसिडिटी पहले 6.5 थी और एसिडिटी कर रहे हो, ज्यादा एसिडिटी तो हो ही जाएगी, उसका पीएच डिसेबल हो जाएगा। अब उसका पीएच जब बिगड़ गया, अब आपको उसको सही करना है, तो आपको 100 kg फर्टिलाइजर अनहाइड्रस अमोनिया डालने के बाद आपको 148 kg CaCO3 की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए पूछता है कि अनहाइड्रस अमोनिया का एसिड इक्विवेलेंट क्या है, तो आप ऑप्शन डालते हो 148 kg इज द राइट आंसर। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक सेट में पूछता है, इसलिए वो बात करता है 100 kg फर्टिलाइजर की। आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि अनहाइड्रस अमोनिया कितना है, एसिड इक्विवेलेंट क्वांटिटी कितनी है, तो है 148 kg। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें आपकी, इसकी होती है आपकी अनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की कितनी होती है, वो होती है आपकी 128 kg पर 100 kg फर्टिलाइजर। समझ गए होंगे। अगर आप एक बोरा लेके आए, एक बैग लेके आए अमोनियम क्लोराइड का 100 kg का फर्टिलाइजर का, अपने फील्ड में आपने जाके स्प्रेड कर दिया, करने के बाद अब उसकी भी एसिडिटी होगी, उसका भी पीएच चेंज हो गया, तो आप क्या करोगे 128 kg कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 यानी कि लाइम अपने फील्ड में गिरोगे, तो आपके वो आपका जो पीएच है वो आपका सही हो जाएगा और उसकी एसिड इक्विवेलेंट की वैल्यू 128 kg आ जाएगी। यानी कि ये भी पूछ लेता है कि अमोनियम क्लोराइड का एसिड इक्विवेलेंट कितना है, तो आप बोल लोगे भैया 128 kg है पर 100 kg फर्टिलाइजर के लिए। हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, वो आता है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की कितनी होती है, वो होती है आपकी 110 kg पर 100 kg फर्टिलाइजर। यही अमोनियम सल्फेट का बैग ले गए 100 kg का, स्प्रेड करा अपने फील्ड के अंदर, स्प्रेड करने के बाद आपको चाहिए था, आपका पीएच डिसेबल हुआ, आपने एसिडिटी ज्यादा कर दी फील्ड के अंदर, अब आपको उसको क्या करना है, आपको उसको मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे 110 kg का कैल्शियम कार्बोनेट लेके आओगे, लाइम लेके आओगे, वो गिरोगे। अब मेरे क्वेश्चन ये आता है कि एसिड इक्विवेलेंट किसका अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, 100 kg। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कभी इनसे नहीं पूछा गया क्वेश्चन, इससे पूछा जाता है कि अमोनियम सल्फेट एसिड इक्विवेलेंट कितना होता है, वो है 110 kg। और हाँ इसका भी पूछा गया है यूरिया का दिया गया था कि 60 kg यूरिया का राइट है, बट उसका राइट नहीं था, यूरिया का होता है आपका 80 kg और आपका उसका डीएपी का होता है 77 kg और आपका एमएपी का होता है मोनो अमोनियम फोस्फेट का होता है आपका 55 kg। MAP 55 kg यानी कि मोनो अमोनियम फोस्फेट। ये क्या है, कुछ नहीं है कि आप MAP 100 kg का बैग ले रहे हो, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है 55 kg। DAP डाइअमोनियम फोस्फेट का बैग ले रहे हो 100 kg का, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लाइन की कितनी जरूरत पड़ रही है 77 kg। आप यूरिया का 100 kg का बैग ले रहे हो, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी है 80 kg। आप अमोनियम सल्फेट ले रहे हो, तो आपको 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अमोनियम क्लोराइड आपको 128 kg चाहिए। एनहाइड्रस अमोनिया आपको 148 kg रिक्वायरमेंट है। तो यही इनके एसिड इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी कि जितना आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए ना, उसको आप बोल सकते हो कि ये आपको क्या चाहिए एसिड इक्विवेलेंट। एनहाइड्रस अमोनियम का कितना एसिड इक्विवेलेंट है, ये अमोनियम क्लोराइड का, ये अमोनियम सल्फेट का, ये यूरिया का, ये डीएपी का, ये एक तो ये क्वेश्चन आया था कि यूरिया का कितना होता है, एक आया था आपका अमोनियम सल्फेट वाला। ठीक है,
बिल्कुल ये सेम है। अब हम बेसिक इक्विवेलेंट की बात करेंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम बात करेंगे बेसिक इक्विवेलेंट की, कि भैया बेसिक इक्विवेलेंट क्या होता है। बेसिक इक्विवेलेंट आपका, बेसिक इक्विवेलेंट क्या होता है। बेसिक इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, सेम इन टर्म ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। बस उसने कहा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो इसमें था, बस CaCO3 रिक्वायर्ड। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये CaCO3 तो आप एसिड में यूज करते हो ना, मतलब लाइम का तो हम एसिड में यूज करते हैं, इधर तो हम जिप्सम का यूज करते हैं। और जिप्सम का भी हम, जब आपका बेसिक सोइल सैलाइन होती है उसमें तो हम कोई केमिकल यूज करते नहीं, बट जो अल्कलाइन सोइल होती है उसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं, उसमें हम जिप्सम का करते हैं। वो बात आपकी राइट है सभी कि हम वहां उधर जिप्सम का यूज करते हैं, बट वो हमेशा मैनेजमेंट में, जब भी आप किसी सोइल का मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा जिप्सम का ही यूज करोगे, आप राइट हो। बट इधर अगर आप कंपेयर कर रहे हो या इक्वल कर रहे हो तो आपको CaCO3 का यूज करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का ही यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था आपको इसके सीख में, जो भी आपके बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं वे सारे आपके नाइट्रेट वाले होते हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम साइनामाइड होता है, ये आपका नाइट्रेट वाला फर्टिलाइजर है, ये आपका बेसिक फर्टिलाइजर है कैल्शियम साइनामाइड। और आपके अलग अलग फर्टिलाइजर भी होते हैं, जैसे कि आपका क्या था वो, जो सोडियम नाइट्रेट होता है आपका, और आपका एक पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और आपका कैल्शियम नाइट्रेट होता है। ये सारे आपके क्या होते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे बेसिक फर्टिलाइजर है। आप अपने फील्ड में घेरते हो उसके फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप, बट ये सारे क्या है आपके, उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, ये सारे आपके बेसिक है। और बेसिक फर्टिलाइजर क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही बेसिसिटी बढ़ गई, पीएच सपोज करो आपका 8 था, अब आपका 10 हो गया, वो यील्ड नहीं मिल पा रहा होगा, वो आप क्रॉप में वो बेनिफिट नहीं हो पा रहा होगा, तो आप उसको सही करोगे, आप उसका बेसिक इक्वल करोगे, यानी कि बेसिक इक्विवेलेंट करोगे। तो आप अगर कैल्शियम साइनामाइड गिरते हो, कैल्शियम साइनामाइड आप गिरते हो 100 kg का बैग, 100 kg का बैग गिरते हो फर्टिलाइजर का, तो आपको कितना कैल्शियम साइनामाइड का, कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, उधर चाहिए आपको 63 kg। अगर आप सोडियम नाइट्रेट गिरते हो तो आपको चाहिए 29, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट गिरते हो तो आपको चाहिए 26, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट गिरते हो तो चाहिए आपको 21, ये आपको चाहिए। अगर आप कैल्शियम गिरते हो आपको 21 kg चाहिए 100 kg फर्टिलाइजर के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट का आपका 100 kg का बैग है तो आपको चाहिए 26। इस तरह इसको मैं यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ, 100 kg का बैग के लिए हमको चाहिए। तो एसिड इक्विवेलेंट, बेसिक इक्विवेलेंट आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, बट मैं एक बार और बता देता हूँ कि कुछ नहीं है। एसिड इक्विवेलेंट क्या होता है, बेसिक इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे ही हम कोई एसिडिक मान लो, इधर क्या बेसिक मान लो, कोई भी फर्टिलाइजर गिर रहे हैं, सपोज करो हमने एसिडिक फर्टिलाइजर गिर दिया, अब एसिडिक हमने अनहाइड्रस अमोनिया का मैं 100 kg का बैग लेके आया, वो मैंने क्या करा अपने फील्ड के अंदर स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने की वजह से क्या हुआ, उधर मतलब यील्ड मिली मुझे, लेकिन जो उसकी वो था पीएच, वो पहले 6.5 था, अब वो मेरा 5.5 हो गया। अब 5.5 होने के बाद क्या हुआ, अब वो पीएच चेंज हो गया, अब मेरा पीएच चेंज हो गया, तो मुझे तो अपना एसिडिक इक्वल करना पड़ेगा। तो मुझे एसिड इक्विवेलेंट करने के लिए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है वहां पर, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट गिरूंगा। और हर जिसका जितना मेन पॉइंट ये है कि जितना जिस फर्टिलाइजर की जितनी एसिडिटी ज्यादा होगी गिरने पर, उसका एसिड इक्विवेलेंट भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है सीधा डायरेक्ट कि अनहाइड्रस अमोनिया का एसिड इक्विवेलेंट कितना है, जैसे कि आपको बताया 143 का। और बेसिक में मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि भैया कैल्शियम साइनामाइड का कितना वो है आपका, यानी कि बेसिक इक्विवेलेंट कितना है, इसका है 63 kg पर 100 kg फर्टिलाइजर के लिए। आई होप मैं करता हूं कि आप वो इजीली अंडरस्टैंड होंगे एसिड इक्विवेलेंट एंड बेसिक इक्विवेलेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।